अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक का नाम है मेरे पास वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। कि भाई कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जांपल लेके चीज को इसको समझाता हूँ कि प्रोसेस हुआ कैसे। मेरे को पता है कि अगर मेरे पास एक सॉलिड सरफेस प्रेजेंट है कुछ इस प्रकार से, सॉलिड सरफेस है तो इसके एटम्स भी होंगे जो कि एक दूसरे से बहुत ही पास पास में अटैच्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरे एटम्स एक दूसरे के पास अटैच्ड है। अब इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्सेज है, क्योंकि आगे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी तरफ से। अगर इसके आसपास कोई भी गैसियस एटम्स प्रेजेंट है, समझ लो ये गैसियस एटम्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, गैसियस एटम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, उसी प्रकार जैसे डूबता हुआ इंसान अगल बगल वालों को खींचता है। तो ये यहाँ पर गैसियस एटम आके यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है ना, इसकी सरफेस से। अब इन पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स जब भी काम करता है, जब भी मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी क्या करती है, हमेशा बढ़ती है अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ने से। और जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाती है। तो ये सिस्टम क्या करता है, जहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस लगा रहा है तो इसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो एनर्जी को क्या करता है, लिबरेट करता है, रिमूव करते जाएगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ये एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। और एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई एड्सॉर्प्शन के लिए, एड्सॉर्प्शन जो है वो मेरा एक्सोथर्मिक है नेचर के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। पहली चीज हमको यहाँ से एक चीज पता चलती है कि भाई डेल्टा एच की जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव है। दूसरी बात, अब देखो दूसरी बात हम लोग ये बात करते हैं रैंडमनेस की, जिसे हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी, जिसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी होती है आपके पास रैंडमनेस, रैंडमनेस। पहले ये गैसेस एटम इधर उधर घूम रहे थे, इनके अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी, बट अब उनको पकड़ के यहाँ पर सरफेस पर रख दिया गया है। इनकी जो रैंडमनेस थी वो की उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एंट्रोपी की वैल्यू भी कम हो जाती है, इसलिए वैल्यू भी कैसी आती है आपकी, नेगेटिव आती है, ठीक है ना। क्योंकि रैंडमनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिक्रीज करता है एड्सॉर्प्शन के टाइम पर। तो मेरे को ये दो चीजें पता चली, भाई डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी हम पहले आगे की बातें कर रहे हैं, फिर यहाँ पर मैं आपको जो चीजें मैंने अभी बोली है वो लिखवाऊंगा, ठीक है। तो देखो आगे आप पहले ध्यान से सुनते रहो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मुझे पता है जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, उसकी वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। जहां पर डेल्टा एच जो है मेरे पास ये होता है एंथैल्पी, डेल्टा एस होता है एंट्रोपी, टी आपका टेम्परेचर होता है, डेल्टा जी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। इतनी बात मुझे पता है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तब तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। और अगर आप इसकी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं ये रिएक्शन हो, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, मेरे पास नेगेटिव रहनी चाहिए। ये नेगेटिव तब आएगा जब ये वैल्यू कैसी हो, मेरी नेगेटिव आए। ये वाली वैल्यू भी कैसी आएगी, मेरी नेगेटिव आएगी, तभी तो मेरा डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखो अब यहाँ पर एक बात, मुझे यहाँ से एक बात पता चली थी कि जो मेरी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, उसके अंदर डेल्टा जी भी नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया भाई ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, ये डेल्टा एच, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। और डेल्टा एस भी क्या है, मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू आपके पास यहाँ बच जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमको डेफिनेशन लिखनी है वो लिख लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग डेल्टा जी की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए, सिंस ड्यूरिंग
adsorption residual forces are getting balanced due to which energy of system decreases and hence energy is released. एनर्जी रिलीज हुई है तभी तो ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है. दैट इज व्हाई वी कैन से एड्सॉर्प्शन is exothermic in nature. ठीक है ना. तो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू आती है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. यहाँ सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ मैं आपका एंट्रोपी के बारे में. ठीक है, randomness of gas molecule decreases during adsorption ठीक है ना. randomness of gas molecule decreases during adsorption, इसलिए डेल्टा एस एड्सॉर्प्शन जो आपके पास वो कैसा आएगा, नेगेटिव होता है. ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? नो सर. निरुक्त कोई डाउट है? नीलेश? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है गिब्स फ्री एनर्जी की, तो आप ऊपर लिख लेना कि अब हम बात करने वाले यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करने वाली है. गिब्स फ्री एनर्जी आप हेडिंग डाल लीजिए. अब हम गिब्स फ्री एनर्जी की यहाँ पर बात करेंगे. देखो मुझे एक बात पता चल गया कि डेल्टा जी की वैल्यू थी वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस थी. डेल्टा एस मेरा खुद, डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, माइनस ये वैल्यू है, टी मेरा टेम्परेचर जो नेगेटिव हो नहीं सकता, केल्विन में रखेंगे हम लोग यहाँ पे. और डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव है. ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव. तो मैं लिख सकता हूँ ये वैल्यू माइनस नेगेटिव प्लस हो जाएगी और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. मैं चाहता हूं अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव हो तो इस नेगेटिव वैल्यू की वैल्यू ज्यादा बड़ी होनी चाहिए इस पॉजिटिव वैल्यू से. इसका मतलब क्या है, जो मेरा डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो बड़ी आनी चाहिए किससे, टी डेल्टा एस की वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरी नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. नेगेटिव आते ही डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा और रिएक्शन कैसा हो जाएगा मेरे पास, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग एक बात यहां लिख सकते हैं, फॉर spontaneous adsorption of gas on a solid, delta G will be negative, and for that डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, टी डेल्टा एस से. अगर ऐसा होगा तभी ये नेगेटिव वैल्यू
ये इस पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी आएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू अगर मेरी बड़ी होगी तभी मेरा डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो मेरे पास ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इनिशियली तो ये डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है इससे, तो ये रिएक्शन होता रहता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाती है, ये मुझे पता है कि भाई जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस आएगा एनर्जी उतनी रिलीज होती जाएगी, तो जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाती है तो रेंडमनेस आपकी क्या करते हैं, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, और नेगेटिव होती जाएगी, इस यहाँ पर मेरे पास गैसेस मॉलिक्यूल स्टेबल होते जाएंगे, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या करती है, डेल्टा एस बढ़ेगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब मेरे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं, और उस टाइम पर क्या होता है कि अगर आपका ये सॉलिड सरफेस है, जितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो चुके हैं उतने ही रहेंगे, और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट ये नहीं करते। ठीक है ना, कब, जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के बराबर आ जाती है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, जितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो चुके हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इनिशियली, हाँ निरुक्त पूछो। सर वो पीछे कर दो सर। पीछे करूं, लो देख लो, लिख लो। सर ये गलत नहीं हो गया थोड़ा? क्या, सर ये यहाँ पे जैसे डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, तो डेल्टा लेस देन डेल्टा टी डेल्टा एस नहीं होना चाहिए? देखो मैं वैसे इसकी वैल्यू मोड में ले रहा हूँ, मोड में, ठीक है ना, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव हाँ। साइन की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, यस। कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है, मतलब नेगेटिव के अंदर एनर्जी है ना भाई, कि -3 जूल एनर्जी और मेरे पास हो, या फिर आपके पास +2 जूल एनर्जी, तो ये तो साइन तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है या गेन हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी होनी चाहिए, मॉड की वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन वाइज बात नहीं कर रहे। यस सर। हाँ, हो गया सर। ठीक है, लिखो आगे वाला पॉइंट। Initially, delta H is greater than T delta S, but as adsorption progress, it becomes equal to delta H. Then delta G becomes 0. That is, equilibrium is attained. Equilibrium is attained. ठीक है ना, एक चीज देखो भाई, यहाँ पर मेरा डेल्टा एच की वैल्यू मैटर करती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये डेल्टा एच हमेशा मैटर करेगा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसीलिए एक बात बोली जाती है जो कि आपको नोट बना के लिखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, एड्सॉर्प्शन इज एन एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। ठीक है ना, एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है, एंथैल्पी मैटर करती है इसमें, तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, नहीं तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू मैटर करती है हमेशा इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहां तक लिख लो, फिर हम आगे लिख लेंगे। हेडिंग डालो आप, टाइप ऑफ
एड्सॉर्प्शन। मेरे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल होता है और एक मेरे पास होता है केमिकल प्रोसेस का। दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कम से कम 6-7 डिफरेंस होते हैं, तो वो अभी हम लोग लिखेंगे एक एक करके कैसे कैसे हैं। तो अब लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ attraction, on the basis of attraction, force between solid and gas it can be classified into two types. फर्स्ट है आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं हम लोग फिजिसॉर्प्शन, PHYISO, PHYISORPTION। और दूसरा आपके पास केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसका निकनेम भी है केमिसॉर्प्शन, CHEMISORPTION। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलो मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था वीक फोर्सेस जो होती है वंडरवाल फोर्सेस होती है, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी बताई थी मैंने कि उनकी एनर्जी किस रेंज से किस रेंज तक होती है? चैट ऑप्शन में बताना, बोल के मत बताना, ठीक है सर? चैट ऑप्शन में लिख के बताना कि मैंने वीक फोर्सेस की आपको एनर्जी बताई थी कि उनकी बॉन्ड एनर्जी या फिर उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए मैंने क्या क्या बताया था आपको। एनर्जी बतानी है, बाकी कोई चीजें नहीं बतानी आपको। तब तक मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ, टेबल में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक तरफ मैंने लिख दिया आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक तरफ लिख दिया मैंने आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है ना, 7-8 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एक एक ध्यान होना चाहिए कि आपको देखते पता चल जाए क्या होगा। ठीक है ना, 8 to 42 लिखवाया था मैंने आपको एक के लिए, तो आपको बोला था 8 to 42 किलो जूल पर मोल के लिए वीक फोर्सेस तक आते हैं। ठीक है ना, और उससे ज्यादा मैंने 42 स्ट्रॉन्ग पे जाता है। ठीक है, नीलेश गलत हो गया। हाँ कोई बात नहीं है ना। चलो देखो, अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। चलो ध्यान से सुनना भाई एकदम। मैं बोलता हूँ आपके पास ये मैप का एक मेटल सरफेस है या कोई भी सॉलिड सरफेस है, ये उसके एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, ये एटम्स आपके पास रखे हुए हैं, बाहर आपके पास गैसियस एटम्स बाहर घूम रहे हैं इस तरीके से। इन पे नीचे की तरफ फोर्स तो लग ही रहा था, अट्रैक्शन फोर्स, ये अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू वीक वंडरवाल फोर्सेस। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, वीक वंडरवाल फोर्सेस। फिर चाहे वो लंदन फोर्सेस हो, डिबाई फोर्सेस हो, किज्म फोर्सेस हो, सारे फोर्सेस आ गए इसके अंदर। जब मैंने आपको वीक वंडरवाल फोर्सेस बोल दिया तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरे वो सारे फोर्सेस आ गए। ठीक है, जितने भी वीक फोर्सेस थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर उनको देख लिया। ठीक है,
ठीक है ना। अब हम लोगों ने इसको इस बात को यहाँ पर लिख लिया। अब देखो क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वीक फोर्सेस लग रहे हैं इन एटम, इस एटम के बीच में जो सॉलिड का है और जो ये गैसेस का है, इन दोनों के बीच में लग रहा है वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बल्कि मेरे पास जब केमिकल की मैं बात करता हूं तो केमिकल में क्या होता है, अगर आपके पास ये एक आपका सॉलिड सरफेस है, जो ये उसके एटम्स हैं, और इसके बाहर आपके पास समझ लो आपके गैसेस प्रेजेंट हैं, गैसियस एटम्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, इनको यहाँ पर बैठ बुलाकर यहाँ पर सरफेस पर आगे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, जो कि बॉन्ड मेरे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। क्या ये या क्या करते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहां बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, इस एटम और इस एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, और दोनों के बीच में सिर्फ मेरे अट्रैक्शन फोर्सेस आ रही हैं, तो वो क्या होता है, मेरे फिजिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये कहता है कि इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन आप लिखो वीक वैन डर वाल forces are present between adsorbate and adsorbent। कल मैंने आपको बताया था एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं, एक तो होता है जो अट्रैक्ट हो रहा है और एक जो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास एड्सॉर्बेट और बेंट के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं, केमिकल बॉन्ड्स जो कि कैसे होते हैं, या तो कोवेलेंट होते हैं या फिर कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वैन डर वाल फोर्सेस की एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होने वाली है, कम अट्रैक्शन फोर्स होगा। बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स से कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम ही रिलीज होने वाली है। इसलिए सेकंड पॉइंट आपका जो यहाँ पर आपका जो एंथैल्पी आता है ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसकी वैल्यू जो होती है इज वेरी लो, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो एनर्जी भी कम ही रिलीज होगी, जिसकी वैल्यू 8 to 20 किलो जूल पर मोल के आसपास आता है। दूसरी बात हम लोग सेकंड पॉइंट यहाँ लिखे, मुझे पता है भाई अच्छा खासा कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी हाई, वेरी हाई, लगभग वो 82 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, जो बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ क्या होगा, जब अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तो ये समझ लो ये वाला मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पर आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पर आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। अगर इसके पीछे और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हो सकते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, और गैस के एटम्स इसके ऊपर आ जाते हैं, और गैस के एटम्स इसके ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। बट इस केस में क्या होता है, अगर ये एक एटम यहाँ आ गया, इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाता है, तो ये वाला एटम इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए इस केस में तो यूनिलेयर बनती, एक ही लेयर बन पाएगा, बट इसमें क्या होता है, मेरी मल्टीपल लेयर्स बन जाती है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट लिखते हैं,
इसके अंदर लिखो इट इज मल्टीलेयर इन नेचर, और यहां थर्ड पॉइंट लिखो इट इज यूनिलेयर इन नेचर। ये मेरे पास कैसा होता है, यूनिलेयर होता है। और सुनो भाई ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या है, मेरे इन दोनों के बीच में क्या था, वीक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बस अट्रैक्शन था। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, एक दूसरे से इजीली अलग हो सकता है। आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि दो एटम्स हैं ये और नीचे वाला, इन दोनों के बीच में वीक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा बहुत हीट करोगे एनर्जी मिलेगी, गैसियस मॉलिक्यूल वापस भाग जाएगा। बट यहाँ तो क्या हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इसलिए ये क्या होता है मेरे पास, इरिवर्सिबल होता है, इतनी आसानी से वापस नहीं टूटते। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास लिख सकते हो आप, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, और यहां पर आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, इट इज नॉन और इरिवर्सिबल इन नेचर। ये वापस नहीं होते बट ये वापस हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक लिख लिया, चार पॉइंट में कोई डाउट है आपको, ये बताओ। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ देखो, हमने यहाँ पर कितने पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक यहाँ पर लिख लिया था, फिर आगे हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। देखो, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर करने से क्या है, इंक्रीज होगा, ये वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वीक पड़ता जाता है और ये कम होने लग जाता है। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, शुरुआत में मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बॉन्ड बनने के लिए, इसलिए शुरुआत में कुछ हद तक तो क्या होता है, बॉन्ड अच्छा खासा मेरे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है मैं जब टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। बट अगर मैंने कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर कर दिया तो ये बॉन्ड वापस से टूट जाता है और ये मेरे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाता है। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी तक मेरे को टेम्परेचर चाहिए तब तक तो ठीक है, बट बाकी फिर क्या हो जाएगा, ये कम होने लग जाएगा। तो आप लिख सकते हो फिजिक्स ऑप्शन decreases with increase in temperature, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा होता है। बट मेरे पास, मैं फिफ्थ पॉइंट लिखूं यहां पर, केमिस्ट ऑप्शन जनरली लिख लेता हूं, जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, शुरुआत में तो बढ़ता है फिर बाद में आगे वो कम हो जाता है। तो हम टेम्परेचर के राइज के साथ साथ यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, आगे वाली बात करें हम लोग। अब देखो भाई, मेरे पास अट्रैक्शन फोर्सेस तो किसी के बीच में भी हो जाता है, बट किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाते हैं, बट ये होता है मेरे पास नॉन स्पेसिफिक।
मतलब वैसे हम लोग लिखे तो हम इसे बोलते हैं कि भाई ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये और ये मैटर नहीं करता, किसी बीच में अट्रैक्शन, और ये स्पेसिफिक होता है। ये कैसा होता है मेरा स्पेसिफिक, क्योंकि ये एटम और ये एटम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो ये दोनों एटम मेरे मैटर करते हैं। तो हम लोग यहाँ एक बात लिख सकते हैं, 6th पॉइंट, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, और यहां पर हम लोग 6 पॉइंट लिखते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर because all solids and gas cannot form bond। हर कोई सॉलिड और हर कोई गैस मेरी बॉन्ड का फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो बात थी मेरे पास कहां तक, जब तक मैंने ये बात की कि भाई मेरे पास ये इनके अंदर डिफरेंस है। सिमिलरिटी भी क्या होती है, दोनों सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो 7th पॉइंट आप ये कह सकते हो, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, और उतना ही ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है,